हेलो दोस्तों, आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके पहले वाले सभी वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे 559 से क्वेश्चन देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो जो सांची का स्तूप था वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो जामा मस्जिद का पूरा निर्माण जो हुआ वो 1656 ईस्वी में हुआ। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो जामा मस्जिद का पूरा निर्माण होगा 1656 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया? तो जो बुलंद दरवाज़ा था वो अकबर ने गुजरात पर विजय पाया था तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। यानी कि बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया? तो गुजरात विजय के बाद बनवाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने करवाया था। किसने करवाया था? तो राजा राज चोल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार आज जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। अगला, पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किस राज्य के काल में हुआ था? तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुआ था वो कुषाण के काल में हुआ था। यानी कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के कुषाण वंश के राजा था। कौन? कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का राजा था। तो कनिष्क के ही काल में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। और क्वेश्चन अगला है कि चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो ये कालिदास थे। चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो कालिदास थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में था। किस भाषा में था? तो प्राकृत भाषा में। यानी कि अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। अगला क्वेश्चन है कि जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। जो जोनबिल मेला है वो असम राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो जो विरूपाक्ष मंदिर है वो भगवान शंकर को समर्पित है। और ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो भगवान शंकर को समर्पित है और ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। कौन किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। यानी कि सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर भी बोलते हैं। तो स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो जो स्वर्ण मंदिर है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाए थे। कौन बनवाए थे? तो सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? तो कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी है, असम में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन किस गायन से संबंधित है? तो जो तानसेन है, तानसेन ध्रुपद गायन से संबंधित है। जो तानसेन है वो ध्रुपद गायन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो वारली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? तो महाराष्ट्र में। कौन? तो वारली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, सफदरजंग का मकबरा कहाँ है? तो जो सफदरजंग है उसका मकबरा दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ पे? तो ये है नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया। किसने बनवाया था? तो नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था। कौन? तो सफदरजंग का मकबरा। कहाँ? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार और नेपाल में कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। तो कहाँ पे है? मधुबनी चित्रकला में है। कहाँ पे है? तो मधुबनी में है, मधुबनी चित्रकला। यानी कि बोल रहे हैं कि बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। तो कहाँ है? तो मधुबनी चित्रकला में है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहाँ की बेटी की नाम क्या क्या था? तो उस शाहजहाँ की बेटी का नाम था जहाँ आरा और गौहर आरा और तीसरा रोशन आरा। यानी कि जो शाहजहाँ थे तो शाहजहाँ के कितना बेटियाँ थी? 3 बेटियाँ थी, जहाँ आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक साहब का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। किसका? तो गुरु नानक का। यानी कि गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो कब किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। यानी सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, कोणार्क यानी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि मनोरा किला कहाँ है? तो मनोरा किला है तंजावुर तमिलनाडु में। मनोरा किला कहाँ है? तो मनोरा किला तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक जीटी रोड जो किसने बनवाया था? जो जीटी रोड है उसको किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये जीटी का फुल फॉर्म कहा जाएगा? तो ग्रांड ट्रंक, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा विजय का द्वार किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। और कब बनवाया था? तो ये जब विजय पाया था गुजरात पे तब बनवाया था बुलंद दरवाजा। यानी कि बुलंद दरवाजा विजय का द्वार किसने बनवाया था? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है? जो हुमायूं नामा है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है। कौन लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, कौन सा है वो छोलिया है। यानी कि उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? तो छोलिया है। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक कौन थे? तो हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के जो महानिर्देशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। यानी कि हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक है। तो रेड डेटा बुक क्या है? तो ये जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्ता प्रजातियों को ब्यौरेवाद दस्तावेज है। यानी कि जो भी लुप्त हो जाता है ना, जैसे कोई जानवर हो गया या कोई पक्षी हो गया या कोई प्रजाति हो गया, जो भी लुप्त हो जाता है उसको क्या किया जाता है? और उसको उठा करके रेड डाटा बुक में रख दिया जाता है। कहाँ रख दिया जाता है? रेड डाटा बुक में। तो ये बोल रहा है कि जानवरों, पौधों आदि की दुर्बल और लुप्ता प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज है। यानी कि जो भी पक्षी जानवर का हो जाता है, मतलब धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उसको क्या किया जाता है? उठा करके रेड डाटा बुक में रख दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। और ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जब लोहा पर जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, घट जाता है या और अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो कहा हो जाएगा जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। और लोहे पर जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? तो ये रासायनिक परिवर्तन का सामान्य उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको बाह्य त्वचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहा जाता है।
बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहा जाता है, यानी कि मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है तो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानव रक्त में पीएच का अनुमति मान क्या है? अनुमानित मान जो है वो 7.4 है, यानी कि मानव रक्त का पीएच मान अनुमानित मान क्या है? तो मानव का जो खून है रक्त, उसका जो पीएच मान है वो 7 है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट है तो इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो तीसरा पीढ़ी से संबंधित है। कौन? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पशु और पौधे की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पशु और पौधे की जाति में सबसे अधिक विविधता जो पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र में पाई जाती है, यानी कि पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 1989 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW है, तो WWW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो था वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कौन किया था? तो WWW का आविष्कार 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि UNFCCC किस नाम का संरक्षित रूप है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, यानी कि UNFCCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो यू से हो जाएगा यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशंस और एफ से हो जाएगा फ्रेमवर्क और सी से हो जाएगा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हेनरी बैकलर किसकी खोज से संबंधित है? तो ये रेडियोधर्मिकता से संबंधित है। जो हेनरी बैकलर जो है वो रेडियोधर्मिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है, प्लाज्मा जो रक्त का घटक है वह क्या है? तो द्रव है। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह द्रव है। अगला क्वेश्चन है राइनोस्कोप किसकी जांच करने का उदाहरण है? तो नाक का। ये जो राइनोस्कोप है वो नाक की जांच करने का एक उपकरण है। अगला क्वेश्चन, लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो जो नीलकस जो है, नीलकस वो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? उदाहरण है। ये निकस जो है, निकस किसका एक उदाहरण है? तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो यह जाएगा एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल है वो सिरके का क्या है? प्राथमिक घटक है। जो एसिटिक अम्ल है वो सिरके का क्या है? प्राथमिक घटक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य संस्था स्थित है। तो भारतीय वन्य संस्था कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्था जो स्थित है देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। साहा परमाणु भौतिकी संस्था कहाँ स्थित है? तो साहा परमाणु भौतिकी संस्था जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। साहा परमाणु भौतिकी संस्था कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है? तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, या 1024 MB में 1 GB होता है, या 1 GB में 1024 MB होता है। तो ये बोल रहा है कि 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है? तो 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट में। अगला क्वेश्चन है
कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट BIT से क्या तात्पर्य है, तो ये बाइनरी डिजिट क्या है, तो बाइनरी डिजिट है। यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में जो बीट है BIT से क्या तात्पर्य से है, तो ये है बाइनरी डिजिटल से है, बाइनरी डिजिट से है। जो बीट है BIT तो क्या है, बाइनरी डिजिट है। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना है, तो ये भूटान है। जो भूटान है ये क्या बना है, तो पहला कार्बन निगेटिव देश बना है। यानी कि कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना है, तो ये भूटान है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो सबको पता है कि जे जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे जे थॉमसन किया था। और अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है। यानी कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, तो ये आयन मंडल कौन है, तो आयन मंडल बनाता है। कौन बनाता है, आयन मंडल। यानी कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, तो आयन मंडल का करती है, रेडियो संचार को संभव बनाती है। यानी कि वायुमंडल की आयन मंडल जो है वो रेडियो संचार को संभव बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो ये जो है भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो 1986 वर्ष में क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। यानी कि भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है। यानी कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI का फुल फॉर्म G से होता है ग्राफिकल, U से होता है यूजर और I से होता है इंटरफेस। यानी कि GUI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड किसका एक उदाहरण है, तो MS वर्ड जो है एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्या है, तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है, तो वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु जो है वो सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। किस में जानी जाती है, तो सुपरसोनिक में। यानी कि वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है, तो ये सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। किसमें, तो सुपरसोनिक में। अगला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बोर्ड में वर्तमान स्टॉक को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ये ESC का किया जाता है। किसका, तो ESC का उपयोग किया जाता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये ESC का, इसको स्किप बोलते हैं, इसका स्किप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि किसी पदार्थ में मुक्त की अवस्था में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है, तो कौन बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन बनाता है। यानी कि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का क्या करती है, सुचालक बनाती है। अगर ये क्या हो जाएगा, मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या जाएगा, विद्युत का कुचालक हो जाएगा। तो किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का क्या करती है, सुचालक बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि हबल का नियम किससे संबंधित है, तो खगोलिकी से है। किससे है, तो खगोलिकी के है। यानी कि हबल का जो नियम है वो किससे संबंधित है, तो खगोलिकी से है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, जब ये सूर्य है चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में हो। जब जो सूर्य है वो चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में
प्रेस मेकर का सॉरी ये मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि है तो क्या है, मस्तिष्क है। यानी कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो क्या होती है, तो मस्तिष्क में होती है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है। अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर का कार्य क्या है, तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। जो पेस मेकर है तो पेस मेकर का क्या कार्य है, तो एक इसका कार्य है कि दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर का क्या तात्पर्य है, तो उसका जो तात्पर्य है या जो उसका कार्य है वो दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम है एक, तो जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम क्या है, तो जो जर्मेनियम है वो एक सेमीकंडक्टर है। अगला क्वेश्चन है कि बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, तो बिच्छू का जो बिच्छू होता है उसका विष डंक में होता है। बिच्छू का विष कहाँ होता है, तो बिच्छू का विष जो होता है उसके डंक में होता है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। गोबर गैस में क्या होता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये आयोडीन का है। सागरीय खरपतवार जो है वो आयोडीन का क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार जो है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है देश की पूजा ही राम की पूजा है, क्या चीज़, तो देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा था, तो देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये मदन लाल धिंगरा ने कहा था। कौन कहा था, तो मदन लाल धिंगरा ने कहा था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। किसने कहा था, तो मदन लाल धिंगरा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है, तो इसका है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितनी है, तो 12,756 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो डीसीएम ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। कौन, तो डीसीए ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है, तो जो सांची है वो किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है, तो बौद्ध की करता है। किसका करता है, तो बौद्ध की। यानी कि जो सांची की स्तूप थी किसने मतलब के एथी में बना था, तो बौद्ध के एथी में बना था। जो सांची है तो सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करती है, तो बौद्ध की करती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी क्या है, तो नीली हवेल है। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी क्या है, तो ये नीली हवेली है, नीली हवेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाती है, तो तांबा और जस्ता को मिला देने पे पीतल बनता है। तांबा और जस्ता को मिलाने से क्या बनता है, तो पीतल बनता है। तांबा और जस्ता को मिलाने से कौन सी मिश्र धातु बनती है, तो पीतल बनती है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो जो निकट दृष्टि दोष है, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं। ये यहाँ पे क्या है, निकट है, तो निकट में कितना वर्ड है, 3 वर्ड है, तो 12 वर्ड लेंगे। यहाँ पे 3 वर्ड है तो 4 वर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो यहाँ पे कहा जाएगा अवतल लेंस में। इसमें कितना वर्ड है, अवतल, 4 वर्ड है। यहाँ पे कितना है, 3 है। अगर वही पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष को, तो दूर दृष्टि कितना है, छोटा है, तो दूर है, दूर, तो दूर में कितना वर्ड है, 2 है, दू अड़ा, तो उसमें कितना हो जाएगा, 3 वर्ड का हो जाएगा। तो उसमें कौन हो जाएगा, उत्तल लेंस, उत्तल, 3 वर्ड है तो उसमें यानी कि जितना वर्ड रहेगा उससे एक अधिक वाला आंसर हो जाएगा। अगर अवतल है तो अवतल में 4 वर्ड है, सॉरी निकट है तो निकट में 3 वर्ड है, तो इसका आंसर 4 वर्ड वाला हो जाएगा। तो 4 वर्ड किस में है, अवतल में। अगर दूर बोलेगा तो दूर में 2 वर्ड है तो उसमें 3 वर्ड वाला हो जाएगा, उत्तल। यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो अवतल लेंस का। अब पूछ देगा दूर दृष्टि तो उत्तल लेंस का। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो यूरोप के खेल का मैदान जो है वो स्विट्जरलैंड का कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग
किसे मापने के लिए किया जाता है? तो जो हाइग्रोमीटर है इसका उपयोग अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान था? सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान था? तो कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का इसमें क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। किसमें? तो सती प्रथा में। यानी कि सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है या योगदान रहा? तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सती प्रथा उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान था। किनका? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का। अगला क्वेश्चन कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल रहती है? तो ये रेबीज की बीमारी होने की संभावना कहाँ रहती है? अधिक रहती है। यानी कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज बीमारी होती है। इसको और क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफोबिया। यानी कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यानी कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल रहती है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संचार बैटरी के साधारणतः क्या होता है? तो संचार बैटरी में साधारणतः शीशा होता है। संचार बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो शीशा होता है। संचार बैटरी में साधारणतः शीशा होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या होता है? जब वो सूख जाता है तो उसमें दरार फट जाता है और सिकुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्ययन कौन करता है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्ययन जो करता है वो है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधियां से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। किससे है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। कौन कौन? तो ये लोटस है, जावा है और ओरेकल है। यानी लोटस, जावा, ओरेकल ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधियां से संबंधित है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो बम्बई हाई है वो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पादन के लिए है। कहाँ, किसके लिए है? ये बोल रहा है कि बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पाद के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन? तो बम्बई हाई। कौन? बम्बई हाई जो है समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण छोर यानी कि साउथ टिप पे क्या नाम है उसका? यानी कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिण छोर का नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। क्या चीज़ है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है भारत के दक्षिण छोर। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां है? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी कितना होता है? तो 206 होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्टार्च को पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद है वो माल्टोस है। क्या है? तो माल्टोस है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोस होता है। अगला क्वेश्चन केंचुआ की कितनी आंखें होती है? तो केंचुआ की कितनी आंखें होती है? तो केंचुआ का एक भी आंख नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि केंचुआ कहाँ से श्वास लेती है? तो केंचुआ जो है अपनी त्वचा से सांस लेती है। केंचुआ अपने त्वचा से सांस लेती है। केंचुआ कहाँ से सांस लेती है? तो अपने त्वचा से सांस लेती है। और केंचुआ की कितनी आंखें होती है? तो केंचुआ का कोई आंख नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो है वो साइयों के माध्यम से
उपचार विधि है। क्या है? तो स्नायुओं के माध्यम से उपचार विधि है। क्या? तो एक्यूपंक्चर। क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो है वो स्नायुओं के माध्यम से उपचार विधि है। अगला क्वेश्चन है कि वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो वायु गुहिका का उपस्थिति जो है वो जलीय पादप से है। किससे है? तो जलीय पादप से है। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो ये जलीय पादप का है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु शीतक किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो जो है वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो यह है गर्म और शुष्क वायु के। किसका है? तो गर्म और शुष्क वायु का। यानी कि बोल रहा है कि वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क वायु के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो घेंगा रोग को रोकता है। किसको रोकता है? घेंगा रोग को। कौन? यानी कि नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो घेंगा रोग को क्या करता है? रोकता है। अगला क्वेश्चन है संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो ये बन जाता है राष्ट्रपति को सहमति मिल जाने के बाद। कब मिलता है? तो राष्ट्रपति के सहमति मिल जाने के बाद। ये बोल रहा है कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम है, ये राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो डीएनए द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए द्वारा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो डीएनए द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। तो ये निर्यात को प्रोत्साहन में किसमें होता है? तो निर्यात को प्रोत्साहन में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु माना जाता है। कौन माना जाता है? तो मनु। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु माना जाता है। मनु को माना जाता है प्राचीन भारत का महान निर्माता। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लवणीय सागर है। तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर है। सबसे लवणीय सागर तो मृत सागर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। और इसमें विजयी होती है बाबर को। तो बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को पराजित कर ये मुगल साम्राज्य का नींव डालती है। कौन? तो बाबर। कब? तो 1956 ईस्वी में। यानी कि पानीपत का टोटल 3 युद्ध होता है। पहल का युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, दूसरा युद्ध होता है 1556 ईस्वी में, और तीसरा होता है 1761 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है। किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा है ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो ये क्रीमियन युद्ध तुर्की से संबंधित है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम जो है वो क्रीमियन युद्ध तुर्की से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? तो अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादन जो थे वो श्री शंकराचार्य थे। श्री शंकराचार्य थे। यानी कि अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य थे। अगला क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक DCFD कहाँ अवस्थित है? तो ये जो हो जाएगा, बोल रहा है कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक यानी कि CDFD कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ? तो हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो बारूद का आविष्कार जो हुआ था सबसे पहले चीन में हुआ था। यानी कि संसार में यानी कि विश्व में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत भारतीय पुस्तक के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती पुस्तक के लेखक जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर अब इसके बाद आएगा अगला वीडियो, इसके आगे उसमें देखेंगे। तो आप लोग इसको देखिए, और जो भी स्टूडेंट इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे प्लीज़ उसको देखिए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इस चैनल से आप लोग अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिस भी एग्ज़ाम में GK GS पूछा जाता है सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग देखिए और इस चैनल से फ़ायदा उठाइए, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।